तो इसमें क्या है, अणु, परमाणु, पदार्थ, ये सब ही हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, हमारा पदार्थ क्या है, तो कोई भी वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए क्या है, सपोज दैट कोई भी पदार्थ है, कुर्सी, टेबल, चेयर, ये मार्कर, इसे ले लीजिए, ये सब क्या आएगा, हमारा पदार्थ के अंदर आएगा। अब हम अगर ये जानना चाहें कि ये हमारा मार्कर कैसे बना है तो हम इसे कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में आएगा कि हम इस मार्कर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और तोड़ के देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना है। ठीक है, पदार्थ को हम मैटर बोलते हैं और पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं। एक चीज और देखिएगा, द्रव, लिक्विड और द्रव्य, मैटर, इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या है, जब कोई भी पदार्थ हो, जैसे कि ये हुआ, हम इसे एक छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ेंगे और लास्ट में एक ऐसा पार्ट हमें मिलेगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो वो हमारा जो छोटा पार्ट होगा, जो जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। ठीक है, एटम। एटम को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। और अगर हम एटम की डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, परमाणु हमारा क्या है, परमाणु हमारा पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। कण है, ठीक है। अब एक बहुत महान साइंटिस्ट थे डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु जो है हमारा पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। लेकिन आप सोचेंगे कि हम इसे एटम ही क्यों कहें, तो एटम जो है वो हमारा ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा है एटम। और डाल्टन जो है हमारे वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। और अगर ग्रीक भाषा में आप देखें तो ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो डाल्टन ने क्या कहा, कोई भी द्रव्य है उसको हम सबसे छोटे कण में जिसे हम तोड़ पाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु एक ग्रीक भाषा वर्ड है और परमाणु हमारा क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। यानी कि जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता है, ये हमारा डाल्टन साहब ने कहा। ठीक है, लेकिन क्या था, 3 लोग और आए। 3 लोग और आए, इन्होंने क्या कहा कि हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन में टूट सकता है। तीन साइंटिस्ट और इन्होंने क्या कहा कि हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूट सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्मिथ ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो डाल्टन ने कहा कि जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम एटम कहते हैं और ये इससे ज्यादा विभाज्य नहीं हो सकता। लेकिन 3 और साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा, हमारा जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ईंट पर गिरकर नाच। ठीक है, ईंट पर गिरकर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्मिथ ने। और एन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है। अब डाल्टन ने क्या कहा, इन लोगों ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, ये हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। इन लोगों ने एक मॉडल दिया। ये मॉडल वाला मॉडल नहीं है, साइंस वाला मॉडल है। इन्होंने एक मॉडल दिया, वो मॉडल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बता सकते थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बताते हुए। जो मॉडल बना वो हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बताया। तो जो ये मॉडल बना इसको क्या कहा गया? थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल। ठीक है, थॉमसन ने जो मॉडल दिया इससे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात हुए। थॉमसन ने जो मॉडल दिया इससे हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चला, न्यूट्रॉन नहीं बता पाए। ठीक है, तो देखते हैं थॉमसन ने क्या मॉडल दिया। अब थॉमसन का मॉडल देखते हैं। थॉमसन ने क्या कहा, एक धनावेशित गोला है। क्या है ये?
धनावेशित गोला है ये। और इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ठीक है, चूंकि ये धनावेशित गोला है तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, इस धनावेशित गोले को। तो थॉमसन ने बताया एक धनावेशित गोला है जिसको हम सपोज दैट एटम मान लेते हैं, परमाणु। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये हमारे थॉमसन ने कहा। अब एग्जाम्पल में समझने के लिए ले लीजिए, जैसे कि आप तरबूज खाते हैं तो हमारे तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है, रेड पार्ट जो है, वो हमारा क्या है, धनावेशित गोला है। ठीक है, प्रोटॉन है, एटम है। ठीक, और उसमें जो बीज लगे होते हैं काले वाले, उसको आप मान लीजिए कि वो हमारे क्या है, धसे हुए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो थॉमसन ने यही कहा। उन्होंने फिर ये कहा कि या तो हम इसे ये मान लें ये जो हमारा धनावेशित गोला है, परमाणु है, इसमें जितने ऋण आवेश हैं उतने ही धनावेश भी हैं। मतलब यदि अगर 5 ऋण आवेश हैं तो 5 धनावेश भी हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने कहा कि हमारा जो धनावेशित गोला है, इसके अंदर जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश भी हैं। तो अब इनके मॉडल के थ्रू हमें क्या पता चला, उसको हम डिफिनेशन पे देख के लिखते हैं। तो पहला क्या था, थॉमसन के मॉडल से हमें क्या पता चला, इस मॉडल के अनुसार परमाणु, एटम क्या है, एक धनावेशित गोला है। जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, धसे हुए हैं। थॉमसन के मॉडल से हमें क्या पता चला, पहला, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। दूसरा हमें क्या पता चला, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। उन्होंने कहा कि जितने प्लस होते हैं, जितने धनावेश होते हैं, उतने ही ऋणावेश होते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार हमें दूसरा फैक्ट क्या मिला, परमाणु में धनावेश
तथा ऋणावेश की संख्या समान होती है। ठीक है। तो चूंकि जब परमाणु में धनावेश की संख्या और ऋणावेश की संख्या समान होती है तो हम इसको लिख सकते हैं कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। समझिएगा ध्यान से, इन्होंने कहा परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या समान होती है, यानी अगर 5 धनावेश होते हैं तो 5 ऋणावेश भी होंगे। इसको हम अगर दूसरे टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश, यानी अगर 5 धनावेश है तो ऋणावेश भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस आधार पे परमाणु का नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा, 0। कैसे? हमारे जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हमारा परमाणु का नेट आवेश बचेगा, 0। ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जब हमारा परमाणु का जो आवेश है ये शून्य हो जाएगा तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारा परमाणु जो है वो उदासीन होगा। हम इसको कह सकते हैं कि हमारा परमाणु जो है वो उदासीन होगा। अब देखिए, थॉमसन ने जो मॉडल दिया था तो उनके मॉडल की खासियत क्या थी कि उन्होंने ये बताया कि परमाणु हमेशा उदासीन होता है। इन्होंने सबसे अच्छी चीज बताई कि हमारा परमाणु जो है उदासीन होता है। ये उनके मॉडल का प्लस पॉइंट था। ठीक है, ये उनके मॉडल का प्लस पॉइंट था और इसी के लिए डाल्टन साहब को नोबेल प्राइज दिया गया। चूंकि उन्होंने बताया कि हमारा परमाणु जो है वो उदासीन होता है, इसीलिए डाल्टन साहब को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। अब क्या था, लेकिन इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां भी थी, और वो कमी क्या थी कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बता पाए लेकिन न्यूट्रॉन कहाँ है इनके मॉडल में, ये वो नहीं बता पाए। जब किसी भी मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब खोज हो गई, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बता दिया लेकिन न्यूट्रॉन इनके मॉडल में कहाँ है, ये बात थॉमसन जो है नहीं बता पाए। थॉमसन जो है नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हमारा परमाणु जो है उदासीन है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि परमाणु का नेचर कैसा है, तो वो उदासीन है, और इसी के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इनकी कमी। इनके मॉडल की कमी क्या थी, तो ये कमी ये थी न्यूट्रॉनों के खोज के बाद
न्यूट्रॉनों के खोज के बाद वह उसकी स्थिति अपने मॉडल में नहीं बता पाए। तो ये इनके मॉडल की कमी निकल गई। ठीक है, इन्होंने एक अच्छी चीज बताई कि परमाणु उदासीन है, लेकिन कमी ये निकल गई कि ये न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाए। तो इसके बाद फिर एक प्रयोग किया गया, देखते हैं वो क्या प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो जब वो न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाए तो एक प्रयोग किया गया, और वो प्रयोग हमारा क्या कहलाया? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ये प्रयोग जो है रदरफोर्ड के शिष्यों ने की थी, रदरफोर्ड ने नहीं, जिनका नाम था गीगर और मडरसन। हालांकि नाम बहुत गंदा है, लेकिन क्या करना है, हमें पढ़ने से मतलब है। गीगर और मडरसन जो कि स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, लेकिन हम जानते हैं इस प्रयोग को रदरफोर्ड के नाम से ही। ठीक है, तो अब देखते हैं, कोई भी प्रयोग होता है तो हम देखते हैं प्रयोग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि प्रयोग हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, एंड द लास्ट वन इज हम रिजल्ट निकालते हैं। फिर रिजल्ट देखते हैं कि उससे क्या आया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया, तो देखते हैं ये प्रयोग क्या है। तो हम इसको लिखते हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। प्रायोगिक व्यवस्था। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयोग क्या है और कैसे हुआ। रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव तत्व लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हमारे क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी किरणें आती हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और इसमें इन्होंने क्या किया? अल्फा किरण का प्रयोग किया, अल्फा किरण का प्रयोग किया। और हमारी जो अल्फा किरणें होती हैं ये धनावेशित होती हैं। अल्फा किरणें होती हैं, ये हमारी धनावेशित किरणें होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने एक इन पर एक्सरे किरणें पास करवाई। क्या की?
रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक्सरे किरणें पास करवाया, लेकिन ये किरणें बिल्कुल सीधी जाएं, फैले ना, इसके लिए इन्होंने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक बॉक्स से कवर कर दिया। ठीक है, और ये बॉक्स हमारे किस चीज के थे? लेड के बने हुए थे। ठीक है, ये बॉक्स जो है हमारा लेड का बना हुआ था। तो इन्होंने इन किरणों को, एक्सरे किरणों को इन पे डाला, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे। फिर इन्होंने सोचा कि ये किरणें अभी भी ज़्यादा जा रही हैं, क्यों ना हम इसको और पतला करें ताकि ये बिल्कुल सीधी एक जगह जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक स्लिट लगा दिया। स्लिट को हिंदी में भी स्लिट बोलते हैं और इंग्लिश में भी स्लिट बोलते हैं। ये हमारी कंक्रीट की बनी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक स्लिट लगा दिया। अब स्लिट लगाने से क्या हुआ, ये इसके बीच में बहुत पतली जगह थी जिसके बीच से किरणें निकली। ठीक है, इसके बीच से जो किरणें हमारी निकली, चूंकि किरणें बहुत पतली हो गई थी तो इसको क्या नाम दिया गया, अल्फा किरण पुंज। अल्फा किरण पुंज, पुंज को हम इंग्लिश में बीम बोलते हैं, अल्फा रेज बीम। फिर इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया। सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया। ये किरणें जो है हमारी एक सोने की पन्नी पर जाकर गिरी। ठीक है, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी। अब आप कहेंगे कि सोने की पन्नी ही क्यों? चूंकि हमें एटम में से न्यूट्रॉन को निकालना था, तो जो सोने की पन्नी होती है, सपोज दैट हम कोई भी पेज लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, जैसे हमने ये लिया तो ये हमारी कई लेयर है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी सोने की पन्नी है। तो हम जब हम इसको बीट करेंगे, जब हम इसको हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, ये हमारी फैलती जाएंगी। ठीक है, कई सारी लेयर्स में है ये, और जब हम इसको हथौड़े से पीटेंगे तो ये हमारी क्या होंगी, फैलती जाएंगी। ये है तो ये हमारी फैल के ऐसे बढ़ती जाएंगी जब हम इसको पीटेंगे तो। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल इस तरह पतली हो जाएगी, एकदम पतली। इससे क्या होगा, जब वो हमारी मोटी पन्नी थी तो उस पर कई सारे लेयर्स थे, लेकिन जब ये एकदम पतली हो गई सोने की, तो इससे जो ये बीम गिरेगी, जो ये किरण गिरेगी अल्फा किरण, तो ये डायरेक्ट एटम पे जाके गिरेगी और उससे एटम जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने सोने की पतली पन्नी का इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक
फोटोग्राफिक फिल्म लगा दिया, ठीक है। एक फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया। फोटोग्राफिक फिल्म क्या है? अब पुराना सीडी कैसेट कुछ भी देखेंगे तो उसमें फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया उसकी चारों तरफ आगे और पीछे भी दोनों साइड फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया। अब ये जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म थी ये हमारी ZNS की परत थी। जो फोटोग्राफिक फिल्म थी हमारी ये ZNS की बनी हुई थी। तो जो हमारी अल्फा किरण की पुंज थी वो यहाँ आई, तो यहां से होते हुए ये कुछ किरणें ऊपर गईं, कुछ किरणें सीधी गईं, ठीक है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया था फोटोग्राफिक फिल्म का कि ये हमारी किरणें जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हमारी किरणें जा रही हैं तो कहाँ जा रही हैं। तो इसके लिए फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल किया गया। उस पर कोई भी किरणें जब गिरती हैं तो उस पर बिंदु बिंदु डॉट बन जाते थे और उससे ये हमारा पता चल सकता था कि हमारी किरणें कहाँ गई हैं। तो ये किरणें जब फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ी तो जहाँ जहाँ गिरी वहाँ डॉट बन गए, ठीक है। इसी के लिए ये फोटोग्राफिक फिल्मों का इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया पूरा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को निर्वात में किया। क्या किया? निर्वात चैम्बर में किया। निर्वात चैम्बर का मतलब आपको पता है, यहाँ पे एयर नहीं थी। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया उस जगह से सारे एयर को निकाल दिया गया। तो जहाँ एयर नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वात चैम्बर। तो थॉमसन ने जो प्रयोग किया वो एक निर्वात चैम्बर में किया, ठीक है। अब देखिए, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट, थॉमसन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला। थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया, उनके एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या मिला, हमें क्या पता चला, तो हम देखते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो हम क्या देखते हैं? प्रेक्षण। प्रेक्षण को हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो हम अब क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें क्या मिला। तो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाते हैं हम आपको। ये हमारा वो लेड का बॉक्स है जहां से हम एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इसके अंदर से हमारी किरणें निकली थी
और ये वो जगह है जहाँ पे हमारी किरणें खत्म हुई थी, जो कि हमारी ZNS की बनी हुई फिल्म थी। ठीक है, और ये हमारी परतें ZNS की पीछे भी लगी थी, फोटोग्राफिक फिल्म्स। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ किरणें थी वो बिल्कुल सीधी चली गई, यानी जहां से शुरू हुई थी ठीक उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हमें डॉट मिला। तो इनकी कुछ किरणें जो थी वो बिल्कुल सीधी चली गई। तो इससे हमें पहला क्या मिला, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई। हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमें क्या मिला कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल गई। लेकिन हमें एक चीज और मिला, कुछ किरणें जो थी वो सीधी आके एक पॉइंट के बाद ऊपर चली गई और कुछ किरणें एक पॉइंट के बाद नीचे आ गई। हमें ये मिला। ठीक है, तो हमें दूसरा टर्म क्या मिला, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। ये जो किरणें बिल्कुल सीधी गई हैं, लेकिन यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके कुछ नीचे चली गई हैं और कुछ ऊपर चली गई हैं, तो इसको यहाँ पे ये विक्षेपित वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एंड तीसरा हमें क्या मिला, ये जो हमने ये डाला था अल्फा रेस, चूंकि हमने लेड के बॉक्स का इस्तेमाल किया था कि ये किरणें बाहर हमारी न जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कुछ किरणें यहाँ से जाके लौट आई और जो पीछे फिल्म लगे हुए थे उस पे निशान मिले। समझ में आ रहा है? कुछ किरणें बिल्कुल सीधी चली गईं, कुछ किरणें बिल्कुल सीधी जाने के बाद एक टर्म पे आके विक्षेपित हो गईं, कुछ ऊपर चली गईं, कुछ नीचे चली गईं। लेकिन मिनिमम यानी एक दो किरणें ऐसी थीं जो बिल्कुल सीधे जाके आगे की फोटोग्राफिक फिल्म से लड़ते हुए पीछे की फोटोग्राफिक फिल्म में आई और इनके निशान पीछे की फोटोग्राफिक फिल्म में आए। तो इस पे एक फैक्ट कहा गया और ये फैक्ट ये था, तीसरा हमें मिला, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई। ध्यान से देखिएगा, कई सारी किरणों का डाला गया था जो कि कुछ सीधी गई, कुछ विक्षेपित होकर ऊपर नीचे गई, लेकिन उसमें से एकाक जो है वो लड़ के आगे वाली फोटोग्राफिक फिल्म से पीछे वाली फोटोग्राफिक फिल्म में आ गई। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि लगभग 20,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्व करने को मिला। तो अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमारा परिणाम क्या निकला,
ये अब हम देखते हैं। तो पहला हमारा बोला अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई, यानी कि ये जो हमारी किरणें गई हैं अधिकांश सीधी निकल गई। इसका मतलब ये कि एटम जो होता है वो उसका अधिकांश भाग खाली होता है, यानी किरणों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल सीधी। तो क्या था हमारा परिणाम में, क्या निकला? अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई। इसने क्या कहा? हमारी अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। दूसरा क्या था हमारा, क्या कहा? ध्यान से देखिएगा। कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो हमारी अल्फा किरणें क्या थी? शुरुआत में ही हमने बताया था कि हमारी अल्फा किरणें धनावेशित थी। ठीक है, अब सपोज दैट ये किरण आ रही है और ये हमारा परमाणु है। ठीक है, तो कुछ तो सीधी बिल्कुल निकल गई, लेकिन कुछ किरणें आई, लेकिन यहाँ पे जब उसे जाने का सोर्स नहीं मिला, या फिर जब वो डाइवर्ट हुई तो कुछ ऊपर चली गई यहाँ से और कुछ किरणें यहाँ से नीचे चली गई। क्या है? फिर से सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा कि अल्फा किरण हमारा क्या है? धनावेशित है, लेकिन किरणें यहाँ आई और कुछ ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? अल्फा किरणें पॉजिटिव हैं और ये जो हमारा परमाणु है इसमें भी पॉजिटिव होगा, तभी ये हमारी किरणें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे से अपोजिट हो रही हैं। अगर ये ऋणावेशित होता तो दोनों पास आती, आपको पता है। तो फिर इससे हमारा एक चीज और निकला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित है। परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित है, क्योंकि हमारी अल्फा किरणें जो हैं वो धनावेशित हैं और वो यहाँ आ रही हैं, लेकिन ये धनावेश है जिसके कारण से ये ऊपर चली जा रही हैं और ये नीचे आ जा रही हैं। तो इससे हमें एक टर्म और क्या पता चला कि हमारी जो अल्फा किरणें विक्षेपित हो रही हैं तो परमाणु के बीच में धनावेशित है। तो हम लिख सकते हैं परमाणु के केंद्र में धनावेशित है। अब एक चीज और देखिएगा ध्यान से, लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण वापस आ गई, यानी 20,000 जो हमारी बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी 20,000 किरणों में से एक किरण ही वापस आई। तो क्या होता है, सपोज दैट ये हमारा परमाणु है और हमारी किरणें आ रही हैं 20,000 किरणें, तो कुछ ऊपर चली जा रही हैं, कुछ नीचे चली जा रही हैं, कुछ ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, कुछ नीचे की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, लेकिन एक किरण ही ऐसी है जो वापस आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो परमाणु के न्यूक्लियस है, जो धनावेश है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर वो ज़्यादा होता, ढेर सारी किरणें आती, जैसे 1, 2, 3, 4 कई सारी किरणें आती,
और कई सारी किरणें वापस जाती हैं अगर ये बड़ा होता तो। लेकिन लगभग 20,000 में से एक किरण वापस आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियस है, जो धनावेश है, वो बहुत ही छोटा है, उसकी संरचना जो है वो बहुत ही छोटी है। तो इससे एक टर्म और पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेश है ये अत्यंत ही सूक्ष्म है। तो तीसरा टर्म हमारा क्या हुआ, परमाणु के केंद्र में स्थित परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेश इससे हमें तीसरा टर्म क्या पता चला कि परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेश का भाग अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, चूंकि ये केंद्र में स्थित है तो हम इसको बोल सकते हैं नाभिक। नाभिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या है, नाभिक जो है वो कितना छोटा है, तो सपोज दैट आप एक फुटबॉल ग्राउंड ले लीजिए और फुटबॉल ग्राउंड में एक मक्खी बैठी है। ठीक है, तो फुटबॉल ग्राउंड में एक मक्खी कितनी हुई, बहुत छोटी हुई, बहुत छोटी मात्रा में। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो परमाणु के अंदर हमारा एक छोटा सा नाभिक है। तो एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक मक्खी की साइज, दैट मीन्स एक बड़े से परमाणु के अंदर एक नाभिक की साइज, एक न्यूक्लियस की साइज। तो रदरफोर्ड के प्रयोग से हमें ये पता चला। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप इसको रिवाइज करिएगा, फिर इसके आगे के टर्म्स और इसके आगे के एक्सपेरिमेंट एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।